Pakistan and Turkey have stood by each other through most difficult times of history, be it earthquakes, war, floods. Turkey has been Pakistan's staunchest ally throughout this period. Just last year, when a war was imposed upon Pakistan and we had to defend our territory, our armed forces led by Field Marshal Sayyid Asim Munir, within 4 to 5 days defeated our enemy like never before. And at that time, who was supporting Pakistan amongst few brotherly countries? Turkey. Turkey stood by Pakistan like a rock. And that is what brotherhood is all about, to support each other. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। इस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तुर्किया के दौरे पर गए हुए हैं, जहां पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने तुर्की का शुक्रिया अदा किया कि तुर्की वो मुल्क है जो हर सिचुएशन में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है, चाहे जंग हो, चाहे अमन हो, सैलाब हो, तूफान हो, ए टू जी। इसके साथ साथ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और इवन टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान ने भी इस चीज़ को वाजे किया कि पाकिस्तान फ्यूचर में बहुत से प्रोजेक्ट्स को लेकर जॉइंटली काम करने वाले हैं, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हों या सिविलियन डोमेन के प्रोजेक्ट्स। और पाकिस्तान के लिए तुर्की उतना ही अहमियत रखता है जितना चाइना। जैसे चाइना तमाम सर्कमस्टांसिस में पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, वैसे ही तुर्की है। इसके साथ साथ तुर्की ने टेस्ट किया है टाइफून ब्लॉक 3 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। फिलहाल के लिए तुर्किया के कुछ सोर्सेज इसे एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पर कोट कर रहे हैं, लेकिन हम इसे एक नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पर ही समझेंगे। इसका टेस्ट किया गया है ब्लैक सी में। और सबसे अहम चीज जो टाइफून को अपने तमाम वेरिएंट्स में से या इस रीसेंट टेस्ट को अपने तमाम वेरिएंट्स में से यूनिक बनाती है, वो है इसकी मैरीटाइम स्ट्राइक पावर। इस टाइफून ब्लॉक 3 बैलिस्टिक मिसाइल ने एक अनमैन्ड सरफेस वेसल को हिट किया जिसकी लेंथ मैक्सिमम 7 मीटर थी, और ब्लैक सी में मौजूद इस छोटे से टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से इस बैलिस्टिक मिसाइल ने हिट किया है। इस तरह की एक्यूरेसी अभी तक ना तो टाइफून का ब्लॉक 1 दिखा सका, ना ही टाइफून का ब्लॉक 2। मैं आपको यहाँ अगर इनकी टाइमलाइन बता दूं तो तुर्की की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली 2020 के बाद बहुत बड़े अपग्रेड्स हमने देखे, और यही वो टाइम था जब पाकिस्तान की ड्रोन वॉरफेयर में हमने बहुत से अपग्रेड्स देखे। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ सकते हैं। तो पाकिस्तान ने ड्रोन टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने के लिए तुर्की की मदद ली है, और तुर्की ने खुल के पाकिस्तान की उसमें मदद भी की है। और दूसरी तरफ टर्की का मिसाइल प्रोग्राम है। जो ब्लॉक 1 था तुर्की ने बनाया, 2023 में इसको इंडक्ट किया गया, 2022 में इसकी मैस प्रोडक्शन शुरू हुई थी, टेस्ट वगैरह, और इसकी मैक्सिमम रेंज 280 किलोमीटर से कुछ ज्यादा क्लेम की जाती है। 500 किलोग्राम का ये वॉरहेड कैरी कर सकता है। ब्लॉक 2 को आप कंपेयर कर सकते हैं पाकिस्तान के फतह 2 और स्मैश 1 मिसाइल के साथ। 500 किलोमीटर तक की ऑलमोस्ट ये रेंज देता है, और ये एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल की तरह एक्ट करता है, जिसमें ब्लॉक 1 की निस्बत ज्यादा ये पेलोड कैरी कर सकता है। और इसके साथ साथ इसमें आता है मैनूवरेबल री एंट्री व्हीकल, यानी कि टर्मिनल फेज में ये बैलिस्टिक मिसाइल मनूवर कर सकता है। बट स्टिल ये एक लैंड अटैक मिसाइल है, और इसकी सीईपी बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी आपको प्रोवाइड नहीं करती, यानी कि ये अपने टारगेट से कुछ मीटर दाएं बाएं आगे पीछे गिर सकता है। बट चूंकि ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है और लार्जर वॉरहेड है, तो ये कुछ मीटर दाएं बाएं गिर भी जाए स्टिल ये अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। बट जब बात आती है नेवल स्ट्राइक मिसाइल्स की, तो चाहे नेवी बैलिस्टिक मिसाइल्स को यूज करे, उनमें पिन पॉइंट एक्यूरेसी आपको चाहिए होती है, क्योंकि वॉरशिप कोई बहुत बड़े साइज की नहीं है। अगर कुछ मीटर भी मिसाइल दाएं बाएं गिर जाए अपनी सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी की वजह से, तो आपका टारगेट मिस हो सकता है। तो नेवल डोमेन में आपको पिन पॉइंट एक्यूरेसी चाहिए होती है। सेम हमने ये चीज स्मैश मिसाइल में देखी है, वो एक बैलिस्टिक मिसाइल, बट स्टिल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उसने मूविंग टारगेट्स को भी हिट किया हुआ है 350 से 400 किलोमीटर की रेंज में। अब इसी तरह टाइफून ब्लॉक 3 को टेस्ट किया गया। इसने भी एक मूविंग अनमैन्ड सरफेस वेसल को हिट किया है और समुद्र में हिट किया है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी शो की है। तुर्की का क्लेम है कि इसमें एक सीकर गाइडेड वॉरहेड को इनकॉर्पोरेट किया गया है, यानी कि गाइडेंस इसकी बहुत बेहतर की गई है ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 की निस्बत। सेम स्मैश वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ फर्क ये है कि ब्लॉक 3 की रेंज 800 किलोमीटर से ज्यादा है, नियर टू 1000 किलोमीटर, और स्मैश 2 की जो मैक्सिमम रेंज है वो 400 किलोमीटर है। तुर्किया की रॉकेटसान कंपनी जो इसको बनाती है, उसने ऑफिशियली इसे नाम दिया है सर्जिकल प्रिसीशन का। सर्जिकल स्ट्राइक भी आप सादा अल्फाज में से कह सकते हैं। पता नहीं वो इंडिया को मॉक कर रहे थे, इंडिया का मजाक उड़ा रहे थे, खैर, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक एक्चुअल में इस मिसाइल ने की है, और बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल एक्यूरेसी है। जहां तक बात है पाकिस्तान को लेकर, तो पाकिस्तान इस वक्त फतह 2 के भी कुछ नए वेरिएंट्स पर काम कर रहा है, और इसी तरह पाकिस्तान अपनी रॉकेट फोर्स पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। अब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आप नए नए मिसाइल्स के डिजाइन पर नहीं वेस्ट कर सकते कि आप हर मिसाइल के डिजाइन को बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करें, बिल्कुल नया मिसाइल बनाएं, उसके डिजाइन पर ज़्यादा पैसा खर्चो। तो यहाँ कुछ जॉइंट वेंचर्स देखे जा सकते हैं
कि टाइफून ब्लॉक 3 चूंकि ऑलरेडी आपको 1000 किलोमीटर की रेंज दे रहा है, तो अगर इसका ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी वेरिएंट या पाकिस्तानी बेस्ड वेरिएंट एक्वायर किया जाए, आप उसे फतह 6 कह सकते हैं, फतह 5 वट आप उसे वो नाम दे सकते हैं। प्लस आपकी इंडिपेंडेंसी रहेगी, बिकॉज तुर्की के मामले में आपको वो टेंशन नहीं है कि स्पेयर पार्ट्स रुक जाएंगे, सैंक्शंस लग जाएंगी, और तुर्की प्लस आपको टीओटी देता है। जैसे सेम एज पाकिस्तान ने कई प्रोजेक्ट्स में तुर्की की मदद की है, तुर्की ने ड्रोन्स को लेकर पाकिस्तान को बहुत हेल्प आउट किया है। तो इस जैसे बैलिस्टिक मिसाइल्स जो इवन लैंड अटैक में भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी दे रहे हैं और इसके साथ साथ ये नेवल स्ट्राइक में भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी दे रहे हैं, तो इस तरह का जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो ना सिर्फ पाकिस्तान आर्मी की रॉकेट फोर्स बल्कि इवन नेवी के लिए भी बहुत ज्यादा अहम है, जहां इसे आप स्मैश 3 मिसाइल के रूप में देख सकते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रियलिस्टिक एंगल ये है कि अभी जो ये इनिशियल टेस्ट किया गया है ये है बिल्कुल आइडियल सिचुएशन में कि आपने मिसाइल फायर किया, टारगेट एक जगह पर मौजूद है, उसने पिन पॉइंट एक्यूरेसी से टारगेट को डिस्ट्रॉय कर दिया, और तुर्किया के सोर्सेज के मुताबिक ये टर्मिनल फेज में हाइपरसोनिक स्पीड अचीव कर लेता है। लेकिन जब एक्चुअल वॉर सिनेरियो में चीज टेस्ट की जाती है तब मिसाइल की एक्यूरेसी में इश्यूज आते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आपका मिसाइल जब अपने टारगेट की तरफ जा रहा है तो दुश्मन की तरफ से भी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम्स मिसाइल के सीकर में छेड़छाड़ करते हैं या उनको जैम या स्पूफ करने की कोशिश करते हैं। तो वहां चांसेस ये होते हैं कि मिसाइल अपने टारगेट को हिट करने की बजाय स्पूफ हो और वो टारगेट से कई मीटर या कई 100 मीटर भी वो दाएं बाएं जाके गिर सकता है, जिससे टारगेट मिस हो जाता है। सो एक्चुअल वॉर सिनेरियो में ये किस तरह परफॉर्म करेगा, क्योंकि अभी इस पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, तो तब तक के लिए इसकी इंडक्शन नहीं है, अभी इसका जस्ट फर्स्ट टेस्ट फायर हुआ है। अगर फ्यूचर में ये अपने तमाम पैरामीटर्स को कंप्लीट करता है तो पाकिस्तान को अपनी नेवल स्ट्राइक कैपेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए कोस्टल मिसाइल डिफेंस के तौर पर इस मिसाइल को जरूर कंसीडर करना चाहिए, और इवन रॉकेट फोर्स में भी इसे कंसीडर किया जा सकता है, बिकॉज ऑलरेडी पाकिस्तान और तुर्किया के बहुत से प्रोजेक्ट्स ज्वाइंटली कैरी आउट किए जाते हैं। और अगर पाकिस्तान इसकी तरफ जाता भी है तो ये कोई नई चीज नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली यही वो मिसाइल टेक्नोलॉजी है जिसको लेकर तुर्किया ने पाकिस्तान से बहुत सी हेल्प ली है। तो अल्टीमेटली एक प्रूवन डिजाइन को पाकिस्तान लेकर उसमें पाकिस्तान खुद अपनी मॉडिफिकेशंस कर लेता है, खुद अपना सीकर यूज कर लेता है, तो वो पाकिस्तान बेस्ड वेरिएंट टाइफून ब्लॉक 3 का हो सकता है, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, प्लस आपका R&D का काफी खर्चा भी बच जाएगा, और कम टाइम में एक चीज को आप बैटल रेडी कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।